स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में आप इंग्लिश सेंटेंस में क्या क्या यूज़ किया जाता है के बारे में सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य संरचना। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। यानी पहले आता है कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया आती है और उसके बाद यूज़ किया जाता है कर्म। ध्यान से आप इनको समझ लें ताकि आप अच्छे से इन्हें सीख पाएँ। पहला हिस्सा जो सब्जेक्ट होता है उसमें पहला पार्ट उसका जो होता है वो नाउन यानी संज्ञा हो सकता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है मोहन, राधा, दिल्ली, ऑनेस्टी, गोल्ड, आर्मी, पीपल एसेट्रा। ये किसी भी चीज़ का नाम होते हैं जिसके बारे में हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। हमने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं और आप इन पे अच्छे से पकड़ हासिल कर सकते हैं और इनका यूज़ कर पाना आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप हमारे इंग्लिश के पीछे 3 पार्ट्स देखेंगे। एग्ज़ाम्पल है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसका दूसरा पार्ट्स जो होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। इसमें ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये WH वर्ड्स, वाई, वेयर आदि, दिस, दैट एसेट्रा को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही या शी इज़ गुड इन स्टडी, यहाँ पर ही या शी जो है ये प्रोनाउन है। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर वेयर वर्ड्स जो आया है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। यानी अगर हम देखें तो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट का मेन पार्ट्स होते हैं, यानी सब्जेक्ट में इनका अहम रोल होता है और ये अच्छी भूमिका इसमें प्ले करते हैं। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होता है सब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं जेरंड, क्रियावाचक संज्ञा। यानी बेस वर्ब जो होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें ING लगाने के बाद जो है ये बन जाता है। जैसे एग्जांपल है रीड में ING लगाएंगे तो बन जाता है रीडिंग, डांसिंग, ईटिंग एसेट्रा। डांसिंग इज़ एन आर्ट, यहाँ पर ING लगा करके ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ये वर्ब है लेकिन ये नाउन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। डांसिंग इज़ एन आर्ट, नाचना एक कला है। जेरंड भी सब्जेक्ट में ही आता है। अगले नंबर जो इसका होता है इन्फिनिटिव्स यानी क्रियार्थक संज्ञा। इसमें टू आता है, उसके बाद बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसमें एग्जांपल समझ लीजिए। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, यानी दोष पाना, दोष ढूंढना आसान है। तो यहाँ पर टू फाइंड जो है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और ये इन्फिनिटिव्स कहलाता है। यानी 4 हिस्से हुए सब्जेक्ट के। अब नंबर आता है वर्ब का, जिसे हम कहते हैं क्रिया। इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका इसकी होती है। इसमें पहले नंबर पे क्रिया जो होती है उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड एसेट्रा इसमें आते हैं और इनका अहम रोल होता है। एग्जांपल देख लीजिए, आई एम हियर, यहाँ पर एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। यू हैव अ पेन, यहाँ पर है वर्ड जो आया है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। वाई डू यू गो देयर, आप वहाँ क्यों जाते हो, तो यहाँ पर डू जो है उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। इनका आप समझ लीजिए। बी नंबर पर जो आता है वह आता है एक्चुअली वर्ब यानी मॉडल्स वर्ब कहते हैं। कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एसेट्रा। इनके साथ बेस वर्ब जो होता है यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो अक्सर यूज़ की जाती है। समझ लीजिए, यू कैन मेक अ पिक्चर, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, यू मे यूज़ माई पेन। इनमें आम तौर से जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो कैन हो, कुड हो, विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो। लेकिन जब कभी इनके साथ है आता है तो फिर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। उसके बारे जानकारी आपको आगे की वीडियो में दी जाएगी। यहाँ तो सिर्फ आप इतना ही समझ लें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सेंटेंस की संरचना यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं और चल रहा है दूसरा पार्ट। इसका जो तीसरा हिस्सा होता है यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक कहते हैं ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट यानी कर्म या काम ना हो। मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है लेकिन क्या पढ़ता है ये इसमें नहीं है। रिज़ा स्लीप्स, रिज़ा सोती है। मदर स्माइल्स, ये सब ऐसे हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट वर्ब जो ये ऑब्जेक्ट कार्य जो इसमें नहीं आया है, यानी ऑब्जेक्ट का इसमें
जिक्र नहीं है, इसलिए इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब या आकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इसी के मुकाबले में दूसरा अगला जो आता है वो कैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया, जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो, यानी वर्ब भी हो और काम भी हो। रीता राइट्स ए लेटर, रीता एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पर ए लेटर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। मायशा रीड्स अ बुक, तो ये ए बुक जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी इनके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर का पार्ट्स जो होता है जिसे हम समझते हैं उसका कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, कर्म, काम, और इसमें कुछ ख़ास तौर से आता है, इसमें ए टाइप पे जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया वर्ब में वाट लगाने पर पता चलता है, यानी इसकी जानकारी हमें होती है अगर हम जो वर्ब दे रखा है उसमें वाट लगाएं और समझें। जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, क्या लिखता है तो आता है लेटर, इसलिए लेटर जो है इसके अंदर वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी यह सीधा सा एक काम है इसका। बी पे जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया में किसको या किसे लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है या पता चलता है। अनीता गेव हर लिटिल सिस्टर ए डॉल, तो अनीता डॉल किसे देती है जब पता चलता है तो सिस्टर को, इसलिए हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में जो सिस्टर आया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप इनको भी आसानी से सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। और ऑब्जेक्ट में ये भी ध्यान रखें कि नॉट, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, फाइंड, लीव, फॉरगिव, शो, लैंड, सेंड, ब्रिंग, बाय, कॉल, गेट, ग्रांट के साथ दो ऑब्जेक्ट का यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, फादर बॉट माई ब्रदर ए वॉच, ही आस्क मी ए क्वेश्चन, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन ए स्टोरी, सुनील लेंट कृष्णा। तो इनमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं और आप उनका आसानी से यूज़ करना भी सीख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और आप इस पर महारत हासिल कर लेंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अब क्या है। इसमें जो आता है कहता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है। द ऑब्जेक्ट कम्स डायरेक्टली आफ्टर द प्रीपोजिशन, इसमें जो होता है जो ऑब्जेक्ट होता है उस प्रीपोजिशन जो होती है उससे ठीक पहले आता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फीवर से पहले फ्रॉम आया है और ये फीवर से पहले फ्रॉम आने के कारण जो है ये कहलाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे केयर फॉर, लॉन्ग फॉर, अप्लाई फॉर, डील विद एजेट्रा, ये एग्जाम्पल हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कार्य करती हैं। और इसका ही एक हिस्सा होता है कॉम्प्लीमेंट, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे सेंटेंस का सेंस प्रकट करने के लिए उसका एक कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक होता है। ये दो प्रकार का होता है, और पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है कि उसके बिना वाक्य जो होता है यानी सेंटेंस जो होता है वो अधूरा होता है, और कॉम्प्लीमेंट जोड़ने के बाद ही सेंटेंस से कोई भी सेंस निकल पाता है, यानी सेंटेंस अपना पूरेपन को हासिल करता है। चलिए समझते हैं इनके बारे में भी। ये दो किस्म के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब पूरक जानकारी सब्जेक्ट के बारे में हो। एग्जाम्पल, मायशा इज़ क्यूट, यानी इसमें मायशा को प्यारी बताया गया है, ये इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जब पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट जानकारी ऑब्जेक्ट के बारे में हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, हर पेरेंट्स नेम्ड हर मायशा, इसमें जो जानकारी है वो ऑब्जेक्ट के बारे में है, जो है उसमें समझाया गया है। आप इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अब आपके लिए काम शुरू होता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पिक आउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस एंड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट देम। पहला है रवि इज़ एन एक्टर, दूसरा है वी कॉल हिम, तीसरा है माई फ्रेंड्स नेम्ड मी टीपू, चौथा है अनिल इज़ इन 10th क्लास, और पांचवा है शुगर टेस्ट स्वीट्स। चलिए करिए इनको और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चेक करके हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे इनको अटेम्प्ट किया है और आपका रिज़ल्ट क्या रहा। और आप सबसे फिर वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।